आपके चहेते इंस्टीट्यूट द स्पीड कोचिंग में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली आपकी ज्योमेट्री की थ्योरी सीट में हमने बताया था कि ज्यामिति से आपके जो त्रिभुज बने हैं सारी प्रॉपर्टी आपको हमने पूरा डिस्क्रिप्ट में बता दिया था। और अब आगे हम श्रृंखला के साथ चलते हैं, तो हम आगे पढ़ेंगे आपका चतुर्भुज के सारे प्रकार पढ़ेंगे। और आज कुछ चतुर्भुज पढ़ेंगे और इसके बाद बाकी बचा हुआ कल का आपका चतुर्भुज का भी आपकी कल की क्लास होगी। इसके बाद चतुर्भुज खत्म हो जाएगा। फिर 3 दिन तक आपकी सारी वृत्त की प्रॉपर्टी चलेगी। इसी के साथ आपकी थ्योरी समाप्त हो जाएगी। मतलब कहने का आशय यह हुआ कि आज से लेकर के आगे 5 दिन तक, आज को मिला के 5 दिन तक आपकी ज्योमेट्री थ्योरी चलती रहेगी। ठीक है, तो कल आपकी कक्षा नहीं चला पाए हम। ठीक है, आपकी कक्षा नहीं चला पाए कल थ्योरी की। कल आपकी मात्र क्वेश्चन सीरीज की दूसरी श्रृंखला चली थी। ठीक है, आप उसका आनंद लेते होंगे। और सारे क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखते ही लाइक कर दीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। ठीक है ना, इतनी आपसे गुजारिश है। आइए, अगर अच्छा लगता है तो ठीक है। आइए इसके बाद चलते हैं हम आगे चलें तो हम आपको पढ़ा देते हैं क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज होता क्या है। तो देखिए, चतुर्भुज एक ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है जो 4 भुजाओं से घिरी होती है। तो हम यूं कह सकते हैं कि 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? हम चतुर्भुज कहते हैं। ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ और ये डी हुआ। तो आप बोलेंगे ये क्या है? ये आपका बोलेंगे कि ये एक ज्यामिति जो 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज कहलाती है। देखिए, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान, ये सारे कोणों का मान 360 अंश होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 होता है और बाह्य कोणों का योग भी कितना होता है? 360 होता है। याद रखिएगा। अगर हम चतुर्भुज, ये नोट करते चलिएगा हर बात। ठीक है, पढ़ने में रुचि लाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, अगर पढ़ने में रुचि नहीं लाएंगे तो नहीं लगेगा। ठीक है, और आप चलो कोई बात नहीं, हम चलिएगा। अगर हम चतुर्भुज के कोई दो, ठीक है, कोई दो मतलब जो आप आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे ये कोण जुड़ा हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, 2 कोण आप इस प्रकार से मिला दें और उनका समद्विभाजन कर दे, 2 कोणों का समद्विभाजन कर दे, तो ये कोण बनेगा यहाँ पर, वो अन्य 2 कोणों के कैसा होगा? योगफल का आधा होगा। याद रखिएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे कोण BOC, क्या कह सकते हैं? ये वाला। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर सॉरी माफ करिएगा, AOB की, AOB ये कौन है? ठीक है, A, ये O और ये B, इस प्रकार से। ठीक है, AOB का मान पूछें तो क्या बोलेंगे आप? 1/2 कोण D और प्लस कोण C। ठीक है, मतलब क्या हुआ? जो आपके समांतर, जो दो समांतर कोणों के 2 भाजक अगर मिलते हैं, 2 समांतर कोणों के समद्विभाजक अगर मिलते हैं यहाँ पर, और ये कोण पूछे, जो कोण बनेगा समद्विभाजक से, जो कोण बनेगा वो अन्य 2 कोणों के योगफल का आधा होगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम किसी चतुर्भुज की बात करें और चतुर्भुज का 2 बाह्य कोण, ठीक है, 2 विपरीत दिशा में बाह्य कोण है इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका P है, ये Q और ये R और ये S। तो हम क्या कहेंगे? 2 बाह्य कोण जो विपरीत दिशा में 2 बाह्य कोण है, अन्य 2 विपरीत कोणों की कैसा होगा? योगफल के बराबर हो जाएगा। तो हम कहेंगे P प्लस R इक्वल टू Q प्लस S। P प्लस R इक्वल टू Q प्लस S। बात समझ में आ रही है? P प्लस R इक्वल टू Q प्लस S। ये आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। मतलब क्या? ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण। ठीक है, ये कोण का योग और इन 2 कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, अंतः कोणों का योग फल के बराबर होगा। ये चतुर्भुज की प्रॉपर्टी कहती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर हम किसी चतुर्भुज, देखिएगा, अगर हम कोई चतुर्भुज ले लें और कोई चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाएं हैं या कोई संलग्न भुजाएं हैं, उनके मध्य बिंदुओं को मिलाएं तो उनका जो विकर्ण बनेगा उनके समान होगा और समांतर होगा। ठीक है, कह सकते हैं आप समांतर होगा और विकर्ण का आधा होगा। किस प्रकार से? अगर यहाँ पर एक चतुर्भुज बना दिया हमने इस प्रकार से, आइए देख लेते हैं। अगर ये चतुर्भुज बना है, देखिए ये आपका चतुर्भुज बना दिया हमने, या आप ऐसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये
पूरा फिगर बना दें। देखिए इस प्रकार से फिगर बना दिया हमने। ये आपका क्या है, चतुर्भुज है। और ये चतुर्भुज जब ये इस प्रकार से मिलाएंगे तो ये दो भुजाएं हैं, ये दो संलग्न भुजाएं मतलब जुड़ी हुई जो भुजाएं हैं, इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को अगर मिलाएं, इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएं अगर हम इस प्रकार से, तो जो इसका विकर्ण बनेगा वो विकर्ण कैसा होगा बताइए। जो ये भुजा होगी ये विकर्ण की आधी होगी, याद रखिएगा। तो हम कह सकते हैं अगर ये ए दिया, ये बी लिखा, ये सी लिखा, ये डी लिखा, तब अगर हम इसको पी माने, इसको क्यू माने, तो बोलेंगे पी क्यू बराबर हाफ ए डी, सॉरी बी डी, हाफ बी डी। बात समझ में आ रही है, हाफ बी डी। याद रखिएगा अगर कोई संलग्न भुजा है उनके मध्य बिंदु को मिला दें तो और उनके जो एक कर्ण बनेगा, सॉरी विकर्ण बनेगा, तो विकर्ण का जो मान होगा वो इसका दुगुना कह सकते हैं, या इस भुजा का मान होगा वो विकर्ण का आधा होगा, कुछ ही बोल दीजिए। अगर विकर्ण का मान पूछें, ये मान दिया है और विकर्ण का मान पूछें, तो अगर ये 5 है तो विकर्ण 10 हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर ये भुजा पूछे, ये रेखा पूछे, इस रेखा का मान पूछे, पी क्यू मान पूछे और बी डी दे दिया है 20 कर दीजिएगा। अगर बी डी आपका 20 है, ठीक है, 15 होता 7.5 में बढ़ जाता। अगर ये आपका बी डी 20 है तो ये कितना होगा, 10 हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी आप लिखते चलिएगा, आपको समझ में आ रही होंगी सारी प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद किसी चतुर्भुज के अगर हम मध्य बिंदुओं को मिला दें, अगर हम किसी चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिला दें तो वहां एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण होगा, याद रखिएगा। अगर हम कोई चतुर्भुज बना देते हैं, अगर हम कोई चतुर्भुज बना देते हैं इस प्रकार से, अगर हम इनके मध्य बिंदुओं को इस प्रकार से मिला दें, इस प्रकार से मिला दें, तो ये जो आकृति बनेगी, ये वाली आकृति, जो ये वाली आकृति बनेगी, याद रखिएगा, ये एक समांतर चतुर्भुज की आकृति बनेगी, समांतर चतुर्भुज की आकृति बनेगी। बात समझ में आ रही है। जो ये आकृति बनेगी मतलब कोई चतुर्भुज और समांतर जब अंतर होता है बहुत बड़ा, याद रखिएगा। अगर हम चतुर्भुज के अंदर मध्य बिंदुओं को मिलाते हुए चतुर्भुज बना दें तो वो जो अंदर मध्य बिंदुओं के अंदर जो बनने से जो चतुर्भुज बनेगा वो उसका क्या होगा, वो क्या बनेगा, वो समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, याद रखिएगा। चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक समांतर चतुर्भुज की रचना होती है, ये हमेशा और हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर इसके हमने इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज बना दिया तो हम बोलेंगे आपका जी बड़ा वाला चतुर्भुज है, जो बड़ा चतुर्भुज दिख रहा है आपका, जो बड़ा चतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज का कैसा होगा, क्षेत्रफल का आधा होगा। अगर हम बड़े चतुर्भुज की बात करें तो हम कहेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मूल चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कौन सा, समांतर चतुर्भुज जो अंदर बनेगा, मूल जो बड़ा वाला चतुर्भुज है, तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मूल चतुर्भुज के क्षेत्रफल कैसा होगा बताइए, तो बताइए आधा हो जाएगा। क्लियर है, तो आधा हो जाएगा। ठीक, अगर हम इस पूरे चतुर्भुज की बात करें, आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये कितना होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, याद रखिएगा ये बात। ठीक है, आइए अगर हम चतुर्भुज के प्रकार देखें तो चतुर्भुज 5 प्रकार के होते हैं, देख लीजिएगा। चतुर्भुज 5 प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं देखिए। तो पहला आप डालेंगे, आप पहला लिखेंगे क्या, रोम्बस। आइए सॉरी, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राफ। पहला है आपका समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। दूसरा आपका है आयत, आयत भी एक चतुर्भुज है। तीसरा आपका वर्ग, वर्ग भी आपका एक चतुर्भुज है। चौथा है आपका समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। और आपका लास्ट 5वां है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, इस प्रकार से आपके 5 चतुर्भुज का निर्माण होता है, याद रखिएगा। 5 के 5 चतुर्भुज ये आपके चतुर्भुज का निर्माण करेंगे, सॉरी चतुर्भुज की प्रॉपर्टी का काम करेंगे। और ये टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर है। ठीक है, टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है ना। आइए कोऑर्डिनेटर, ठीक है, ये शॉर्ट में लिख दिया हमने, कोऑर्डिनेटर होता है टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर, मतलब चतुर्भुज के प्रकार। अगर हम पहली हेडिंग देखें समांतर चतुर्भुज, तो देखिए समांतर चतुर्भुज देख लीजिएगा, ये हम साफ कर देते हैं। ठीक है, देखिए समांतर चतुर्भुज तो होता क्या है, जिनके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। तो हम इसका पहला डालेंगे, आप इसका लिखिएगा, पहला हम टाइप देखेंगे, ऐसा चतुर्भुज
जिसकी विपरीत भुजाओं का युग्म कैसा हो, समांतर हो, अर्थात इस प्रकार से आकृति बनेगी। ठीक है, ये आपका समांतर चतुर्भुज है। तो देखिएगा, अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, मतलब ये एक दूसरे का कैसा होगा, समांतर होगा। ठीक है, एक दूसरे की विपरीत भुजा कैसे होंगी, समांतर होंगी। ये वाली भुजा इसकी विपरीत है, ये वाली, तो ये दोनों आपस में कैसे होंगी, समांतर हो जाएंगी। ये वाली इसके विपरीत है तो ये वाली समांतर हो जाएंगी, समांतर होंगी और बराबर भी होंगी। तो विपरीत भुजाएं समांतर और बराबर पहला है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। विपरीत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। विपरीत भुजाएं समांतर बराबर होती हैं, विपरीत कोण बराबर होते हैं। लिख देते हैं भुजाएं बराबर होती हैं, कोण विपरीत कर लिए, यहां विपरीत है, याद रखिएगा, विपरीत कोण ही बराबर होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, विपरीत कोण ही बराबर होते हैं। ठीक है, अगर हम ये देखें कि इनका कोई युग्म है, जैसे हम ये कहें, ये विपरीत कोण कैसे, ये वाला और ये वाला कैसे होंगे, ये आपस में कैसे होंगे, बराबर हो जाएंगे। ये कोण और ये कोण कैसे होंगे आपस में, ये भी आपस में कोण कैसे होंगे, बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। विपरीत भुजा का एक युग्म आपस में बराबर होता तो समांतर होगा, बात वही है। क्लियर है। तो अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिल जाती तो बोलेंगे वो समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिल जाती है तो वो बोलेंगे समांतर चतुर्भुज है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है कि नहीं है। आइए इसके बाद अगर हम इसके गुण की देखें, क्या क्या इसके गुण होते हैं समांतर चतुर्भुज के, तो देखिए, अगर हम समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण खींच दें तो दो त्रिभुजों का निर्माण होगा और दोनों के दोनों त्रिभुज, याद रखिएगा, कैसे होंगे, क्षेत्रफल में बराबर, अर्थात सर्वांगसम होंगे। अगर हम इस यहां से कोई एक रेखा खींच दें, अगर ये कोई एक विकर्ण खींच दें तो जो ये त्रिभुज बनेगा, ठीक है, ए बी सी और डी, तो बोलेंगे आप त्रिभुज ए बी सी, ए बी, माफ करिएगा, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, सर्वांगसम किसके है, त्रिभुज बीसीडी के, याद रखिएगा, बीसीडी के। क्लियर है। ए बी डी का क्षेत्रफल, एबीडी का क्षेत्रफल कैसा होगा, एबीडी का क्षेत्रफल कैसा होगा, बीसीडी के बराबर होगा, यानी सर्वांगसम होगा। ठीक है, सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है ना। आइए, क्लियर है। अगर हम समांतर चतुर्भुज के कोणों का अर्धकों से को मिला दें, अगर हम समांतर चतुर्भुज के अर्धकों को मिला दें तो देखिए, अगर हम अर्धकों मिलाएंगे तो एक आयत की रचना होगी, याद रखिएगा। अगर हम समांतर चतुर्भुज के कोण अर्धक हैं, इस प्रकार से चतुर्भुज बना हुआ है, अगर यहां पर एक कोण अर्धक यहां हुआ, इस प्रकार से हमने मिला दिया, ठीक है, और इसका कोण अर्धक हमने इस प्रकार से यहां मिला दिया, इसका कोण अर्धक हमने इसके यहां मिला दिया और इसका कोण अर्धक हमने यहां मिला दिया, तो याद रखिएगा ये जो आकृति बनेगी, ये आकृति जो बनेगी, याद रखिएगा, ये ए, ये बी और ये सी और ये डी। ठीक है, हमने इस प्रकार से आपका कोण अर्धकों को मिला दिया। इसका कोण अर्धक यहां मिलेगा, इसका कोण अर्धक यहां मिलेगा, इसका कोण अर्धक यहां मिलेगा और इसका कोण अर्धक यहां मिलेगा, तो हमें एक आयत की रचना होगी और आयत बनेगा। तो देखिए पी क्यू आर और एस, तो बोलेंगे पी क्यू आर एस क्या है, एक आयत है। ठीक है, एक क्या है, आयत है। बात समझ में आ रही है। पी क्यू आर एस क्या है, एक आयत है। अगर हम समांतर चतुर्भुज के कोणों के अर्धकों को मिला दें तो वहां पर एक आयत की रचना होगी, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम कहें जो लगातार कोण होते हैं, ठीक है, समांतर चतुर्भुज के लगातार कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ये भी याद रखिएगा। अगर हम कहें a प्लस बी तो बराबर 180 अंश होगा। अगर हम b प्लस सी कर दें तो 180 अंश होगा। अगर हम c प्लस डी कर दें तो 180 अंश होगा। अगर d प्लस a कर दें तो 180 अंश होगा। याद रखिए, लिखने की कोई जरूरत है नहीं है। तो लगातार समांतर चतुर्भुज के दो लगातार कोणों का योगफल कैसा होता है, 180 अंश के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम समांतर चतुर्भुज के लगातार दो कोणों का अर्धक कर दें या समद्विभाजित कर दें तो उनका जो कोण बनेगा, उनसे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा, याद रखिएगा। वो कैसा होगा, 90 डिग्री का होगा। देख लेते हैं, अगर कोई समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज का, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का अगर दो लगातार कोण है और उनका हम समद्विभाजित कर दें, उन दो कोणों को समद्विभाजित कर दें, तो याद रखिएगा उन दो कोणों का जो समद्विभाजित होगा, इस प्रकार से जो समद्विभाजित होगा वो कैसा होगा, वो 90 डिग्री के बराबर होगा। वो कैसा होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो बोलेंगे कोण B
OC बराबर क्या होगा 90 डिग्री। यहां 90 बनेगा, याद रखिए यहां 90 बन जाएगा। अगर हम समांतर चतुर्भुज के लगातार दो कोणों का समद्विभाजन कर दें तो वहां को जो बनने वाला कोण होगा वो किसका बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, सारी बात समझ में आ रही होगी। अगर हम चतुर्भुज के कैसे हैं, अगर हम एक ही आधार एक ही समांतर रेखा के मध्य चतुर्भुज बना दें दो, तो दोनों की दोनों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसा होगा बराबर होगा। बात समझ में आ रही है, दोनों का दोनों चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसा होगा बराबर होगा। याद रखिएगा, अगर इस प्रकार से हम बना दें कोई चतुर्भुज बना हुआ इस प्रकार से, देखिएगा इस प्रकार से कोई आकृति बनी हुई, ये दो समांतर रेखाएं हैं, एक ही आधार है। आधार कैसा, यहां से हम एक समांतर चतुर्भुज की रचना करते हैं इस प्रकार से, और यहां से भी समांतर चतुर्भुज की एक रचना करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देख लीजिए, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इस प्रकार फिगर छोटा बन गया, आइए कोई बात नहीं, समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, अगर हम कहें A, ये B, ये C और ये D, ये अगर P मान लें, ये Q मान लें, तो देखिएगा, देखिए क्या बता रहे हैं हम, क्या बताना चाहते हैं हम, तो देखिए क्या बताना चाहते हैं हम। तो हम बोलेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर किसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, चतुर्भुज किसके बराबर होगा PBCQ का क्षेत्रफल आपस में कैसा होगा बराबर होगा। अगर एक ही आधार है और एक ही समांतर रेखा है, दो समांतर रेखा तथा एक आधार रेखा के बीच बनने वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसा होगा आपस में बराबर होगा। अगर समांतर रेखा है और आधार भी समान है, तो अगर वहां एक आयत का निर्माण हो गया तो उस आयत का क्षेत्रफल भी चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। ये याद रखिएगा हमेशा और हमेशा। ठीक है, ये इतनी बात याद रखिएगा हमेशा और हमेशा। बात समझ में आ रही है? तो देखिए दिखा देते हैं कैसे। अगर कोई एक समांतर रेखा है और समांतर रेखा के साथ साथ एक समान आधार भी है, तो उनसे बनने वाला आयत और चतुर्भुज, जो आयत बनेगा और जो चतुर्भुज बनेगा, याद रखिएगा वो आपस में कैसे होंगे, वो आपस में क्षेत्रफल में कैसे होंगे बराबर हो जाएंगे, वो आपस में कैसे होंगे बराबर हो जाएंगे। याद रखिएगा ये बात। ठीक है, अगर हम इस प्रकार से मिला दें ऐसे, तो ये बनेगा A, B, C और D। ये क्या बना, ये आपका P माना हमने, ये Q माना। तो देखिएगा एक चतुर्भुज बन रहा होगा आपका ABCD। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके क्षेत्रफल के बराबर, आयत के क्षेत्रफल के बराबर। तो आयत कौन सा, APCQ का क्षेत्रफल आपस में कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आपका एक चतुर्भुज दिख रहा होगा, ABCD चतुर्भुज दिख रहा होगा, और APCQ आपका एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा। ठीक है, आपका एक आयत दिख रहा होगा, तो इन दोनों का क्षेत्रफल कैसा होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, इसके बाद अगर हम एक समान आधार एक समांतर रेखा के बीच अगर हम एक त्रिभुज बना दें, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम एक ही आधार एक ही समांतर रेखा के बीच इस प्रकार से अगर ये आपका बना हुआ एक समांतर त्रिभुज बना हुआ है इस प्रकार से, देख लीजिएगा। ठीक है, और यहां से और देखिएगा, अगर हम यहां से एक क्या बना दें, अगर हम यहां से ये आपका P मान लीजिएगा, अगर यहां से हमने एक त्रिभुज बना दिया तो क्या कहेंगे आप, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 2 इंटू त्रिभुज PBC का क्षेत्रफल, यानी कि क्या होगा, जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा वो कैसा होगा बताइए, त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर हम यही त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछ लें, तो क्या कहेंगे आप, इस दो को आप यहां भेज दीजिएगा, तो क्या बोलेगा, यहाँ 1/2 त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज PBC का क्षेत्रफल। ठीक है, ये आप बन जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? अगर हम कोई वृत्त है और वृत्त के बाहर अगर हमने एक समांतर चतुर्भुज बना दिया, तो या तो वो आयत होगा या तो वो वर्ग होगा। याद रखिएगा। ठीक है, या तो वो आयत होगा या तो वो वर्ग होगा। याद रखिएगा। ठीक है, हम दिखा देते हैं किस प्रकार से। अगर हम एक वर्ग बनाए
सॉरी हाँ वृत्त बनाए। आइए अगर हम एक क्या बनाए, वृत्त बना दें तो क्या होगा, यहां से देखिएगा अगर हम इस प्रकार से एक वृत्त बना रहे हैं, ये वृत्त बन गया और वृत्त के बाहर से अगर हम एक स्पर्श करता हुआ एक समांतर चतुर्भुज बना दें तो वो चतुर्भुज कैसा होगा, याद रखिएगा वो चतुर्भुज एक वर्ग भी हो सकता है और एक आयत भी हो सकता है, एक वर्ग भी हो सकता है। आपको दिख रहा होगा एक वर्ग की आकृति शायद ना लग रही होगी आपको, तो कोई बात नहीं क्योंकि हम बना रहे हैं, हाथ से बना रहे हैं, नहीं बन पा रहा है। आइए इस प्रकार से आइए ये बना है, ठीक है, आप अब दिख रहा होगा सही से, ठीक है, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए तो कोई बात नहीं उसमें, देखिएगा हाथ से बना रहे हैं हम, ठीक। आइए तो देखिए यहां पर जो आकृति बनेगी ये वाली, जो आपको ये ऊपर आकृति दिख रही है, ये वाली जो फिगर दिख रहा है, ये वाला फिगर, वो ये फिगर क्या होगा बोलेंगे, या तो आयत होगा या वर्ग बनेगा, दो में से कोई एक बनेगा, याद रखिएगा। या तो आप इसे आयत बोल सकते हैं, या तो आप इसे या तो इससे आयत बनेगा या तो इससे वर्ग का निर्माण होगा, अगर वृत्त के बाहर कोई आपकी समांतर चतुर्भुज की रचना बनी हुई है। याद रखिएगा अगर हम यहीं पर अंदर बना दें, याद रखिएगा अगर हम यहां पर अंदर बना दें तो वो क्या होगा, या तो समांतर चतुर्भुज होगा या तो समचतुर्भुज का निर्माण करेगा। अगर हम यहीं पर इस प्रकार से अगर हम अंदर बना दें, कैसे देखिए, अगर हम यहां पर अंदर बना दें इस प्रकार से अगर हम अंदर बना दें एक, तो ये क्या होगा, या तो एक रोम्बस काम करेगा या आपका समचतुर्भुज का निर्माण करेगा, यानी समांतर चतुर्भुज का निर्माण करेगा या समचतुर्भुज का निर्माण करेगा। तो देखिएगा अगर हम अंदर बना देते हैं, लिखते चलिए पॉइंट ये सारे अगर पढ़ रहे हैं तो ये क्या बनेगा आपका, ये तो आपका समांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज बनेगा या समांतर या समचतुर्भुज का निर्माण होगा, ये याद रखिएगा ये बात, ठीक है, दिख रहा होगा। ये आपका समचतुर्भुज का निर्माण करेगा, ये वाला अंदर वाला जो फिगर बन रहा है, ये वाला अंदर या समचतुर्भुज का निर्माण करेगा या समांतर चतुर्भुज का निर्माण करेगा, ठीक है। सारी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ रही होगी, क्लियर है ना, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कैसा होता है बताइए, आधार इंटू ऊंचाई होता है कि नहीं होता, ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई होता है क्षेत्रफल। अगर हम इस क्षेत्रफल की बात करें तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार इंटू ऊंचाई काम करेगा, अगर यदि किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, ठीक है, तो आपस में बराबर हों, अगर इनके विकर्ण बराबर हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे आप, आप बोलेंगे तो वो 90 डिग्री पर काटेंगे एक दूसरे को, सॉरी काटेंगे नहीं, तो उनका प्रत्येक कोण कैसा होगा, 90 डिग्री का होगा, याद रखिएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ जानते हैं, आगे हम प्रॉपर्टी बताएंगे तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पर कोई एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण है, बना हुआ है और ये विकर्ण काट रहे हैं, इसको विकर्ण बना दिया हमने, अगर हम बोले ये आपका विकर्ण D1 है और ये आपका विकर्ण D2 है, तो देखिए अगर D1 बराबर D2 है तो याद रखिएगा आप क्या होगा, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, कितना बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा, यहाँ भी 90 का कोण बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा, हर जगह प्रत्येक कोण 90 का बन जाएगा। और जब 90 बनेगा तो याद रखिए वो क्या होगा, वो एक आयत या वर्ग का प्रॉपर्टी काम करेगा, ठीक है, आयत या वर्ग की प्रॉपर्टी काम करेगा, यह आप बात हमेशा के लिए कंठस्थ रखिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे हम क्या पढ़ाना चाहते हैं, आगे जो आपकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, तो आगे आपको चतुर्भुज बनेगा वो आयत होगा। तो देखिए आयत होता क्या है, देख लेते हैं आयत क्या होता है, ये सारे याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इससे सीधे आप प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है, प्रश्न देखते ही आप उत्तर की प्राप्ति कर सकते हैं, अगर आपको थ्योरी अच्छे से पता है, जानते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ देखिए अगर हम आयत की बात करें तो आयत होता क्या है, आयत के प्रत्येक आमने सामने की भुजा कैसी होती है, बराबर होती है। अगर ये A, ये B, ये C और ये D है तो देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा, समांतर भी होगी, याद रखिएगा। इनका जो विकर्ण होगा वो आपस में बराबर होगा और यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री कोण बनेगा प्रत्येक कोण पर, यहाँ 90 बन जाएगा, सब जगह 90 बनेगा। और जब 90 बन गया तो ये विकर्ण कैसे होंगे आपस में, तो बोलेंगे विकर्ण कैसे होंगे इनके, तो विकर्ण दोनों कैसे होंगे, बराबर हो जाएंगे, विकर्ण कैसे होंगे, बराबर हो जाएंगे। इनके विकर्ण कभी समद्विभाजित, लंबवत और समद्विभाजित नहीं करते, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं लेकिन लंबवत तो कभी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको।
यहाँ पर अगर हम कहें तो ये वाली भुजा इस भुजा के कभी बराबर नहीं हो पाएगा, मतलब लंब समद्विभाजित तो नहीं करेगा। आपको दिख रहा होगा फिगर में, लंब समद्विभाजित नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। इनके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं लेकिन लंबवत नहीं करते हैं, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अगर हम यहाँ इनके मध्य बिंदु को मिला दें, अगर हम आयत के मध्य बिंदु को मिला दें तब हमें एक समांतर चतुर्भुज की रचना मिलेगी। बात समझ में आई होगी, ठीक है। विकर्ण अगर हम इनके, ठीक है, तो हम क्या बताना चाहते थे, हाँ, अगर हम इनके मध्य बिंदु को मिला दें तो एक समचतुर्भुज की रचना होती है, अगर हम इनके मध्य बिंदु को मिला देते हैं इस प्रकार से। अगर ये क्या है, ये आपका आयत बना हुआ है और इस आयत के मध्य बिंदु को मिला दें इस प्रकार से मध्य बिंदु को मिला देते हैं तो एक क्या बनता है, ये एक आपका समचतुर्भुज का निर्माण होता है। तो ये भी आप बात हमेशा के लिए याद रखिएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना। कोण अगर विकर्ण जो होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं, समद्विभाजित करते हैं लेकिन लंबवत नहीं, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बनेगा लेकिन वो बराबर दो भागों में नहीं बांटेगा। देखिए अगर यहाँ पर 90 बन रहा है और एक विकर्ण यहां से निकल गया तो आप ये नहीं बोल पाएंगे कि ये 45 तो ये 45 बढ़ जाएगा, कभी भी नहीं। इनका जो विकर्ण होगा वो काटेगा तो बराबर दो भागों में विभाजित नहीं करेगा। ये आप बात हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसके परिमाप की बात करें तो परिमाप और क्षेत्रफल की बात करें तो परिमाप और क्षेत्रफल होता क्या है, परिमाप भुजाओं का योग होता है और क्षेत्रफल भुजाओं का गुणनफल होता है। वो कैसे, तो देखिए अगर हम यहाँ पर a मान लें, ये आपका b मान लें, तो ये a है तो ये भी a हो जाएगी, ये b है तो ये भी b हो जाएगी। अगर हम इसका परिमाप निकालना चाहें तो भुजाओं का योगफल a 2a bb 2b मतलब 2a प्लस 2b, अर्थात 2 कॉमन लें तो a प्लस b बनेगा। तो ये आपका परिमाप बनेगा, यही आपका परिमाप बनेगा। ये आप हमेशा बात याद रखिएगा। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो देखिएगा समांतर भुजाएं हैं। अगर दो समांतर भुजाएं हैं तो कॉमन भुजाएं होंगी। कॉमन कौन सी, ये a है तो ये कॉमन भुजा को एक लेनी है, कॉमन भुजा को ये कॉमन, इसकी कॉमन है तो कोई एक भुजा लेनी है, गुणा कर दीजिएगा। तो ये दो कॉमन है तो कॉमन भुजा को एक बार लेना है तो एक a ले लिया, इनटू ये है b, ये भी b है तो इस b को एक बार ले लिया तो बना a इंटू b, मतलब क्षेत्रफल बनेगा a इंटू a क्या है लंबाई, b क्या है चौड़ाई, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है कि नहीं है बताइए। तो यहां से परिमाप और क्षेत्रफल निकल के अगर हम विकर्ण की बात करें, आयत के विकर्ण की बात करें, देखिए आयत का विकर्ण कैसे बनेगा ये बात और ध्यान दीजिएगा। आयत का विकर्ण कैसे होगा, अगर हम इस प्रकार से एक आयत बनाएं और इस विकर्ण को निकालें तो देखिए बहुत आसान सा है। आप इसमें विकर्ण निकालेंगे तो आपको एक त्रिभुज का निर्माण होगा, और कैसा त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आपको हमने बता भी दिया था त्रिभुज पढ़ाने के पहले, त्रिभुज पढ़ाते टाइम बताया था। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। अगर हम इसको a, इसको b, इसको c, इसको d माने तो कर्ण क्या है, ए बी क्या है कर्ण, ठीक है। और कर्ण क्या है, विकर्ण। कर्ण क्या है बताइए, विकर्ण ही तो है। अगर हम आयत का विकर्ण निकालें तो क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब क्या होगा, लंब ये है, अगर हम इसको b मान लेते, इसको a मान लेते हैं तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण विकर्ण, कर्ण मतलब विकर्ण, ठीक है, कर्ण मतलब विकर्ण। अगर हम कर्ण इसके स्क्वायर को इस तरफ भेज दें, इसको हम इस तरफ भेज दें तो यहाँ क्या होगा, याद रखिएगा, यहाँ होगा आपका क्या, विकर्ण बराबर निकल के आएगा √a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ये आपका विकर्ण काम करेगा। बात समझ में आ रही है, सीधी कोई समझाने वाली बात नहीं है। आपको त्रिभुज में सारी प्रॉपर्टी बताई है। ये आपका समकोण त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज में प्रॉपर्टी पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं तो आपका निकले कर्ण बराबर लंब इसका प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब इसका प्लस आधार स्क्वायर, मतलब कर्ण मतलब विकर्ण। तो विकर्ण बराबर क्या होगा, √a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। सीधे सारी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ रही होगी, क्लियर है, ठीक है ना। चलिएगा इसके बाद देखिए, अगर हम वर्ग की बात करें, वर्ग देखिए होता क्या है, इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। इनके जो कोण होते हैं वो सब कोण कितने, प्रत्येक कोण का 90 डिग्री का होता है, ठीक है। जो हम बोलते हैं वो लिखते चलिएगा अगर पढ़ने वाले हैं तो, ठीक है, वरना कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मूवी देख लीजिएगा नेट बचा के, ठीक है ना, मूवी देख लीजिएगा, कपिल शर्मा शो देख लीजिएगा, नेट बचाइएगा, ठीक है। अगर पढ़ने वाले हैं तो आप इसको देखिएगा और ज्ञान की वृद्धि करिएगा, ठीक है, काम आएगा,
ठीक है, काम नहीं, बहुत कम आएगा। ठीक है, हम वो नहीं पढ़ाते जो और सीधे सीधे क्वेश्चन करवा दिए, हम वही पढ़ाते जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं। ठीक है, हमें सब्सक्राइब से लाइक से कोई मतलब नहीं होता रहता। जो हमारे ये वीडियो हैं, जो हमारी ये क्लासें हैं, वो क्लासें बिक रही हैं, आज भी चल रही हैं, वो दूसरे चैनल वाले ले जाते, दूसरे जो चला रहे हैं वो ले जाते हैं, कोई इसमें कोई बात नहीं है। मैं ठीक है ना, क्लासें तो हमारी बिक रही हैं, चल रही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम सोच रहे हैं कि जो क्लास हमें चलती हैं अपनी यूट्यूब पे चैनल पे भी डाल दें। ठीक है, इसलिए आइए तो यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए, अगर हम एक वर्ग का निर्माण करें, हर एक बच्चा देखेगा, अगर यहाँ वर्ग का निर्माण करें तो वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होंगी और प्रत्येक कोण यहाँ पर 90-90 बनेगा, प्रत्येक कोण यहाँ पर 90-90 बनेगा। और विकर्ण भी आपस में कैसे होंगे बाबू, तो विकर्ण भी आपस में कैसे होंगे, बराबर हो जाएंगे। और विकर्ण जब आपस में बराबर होंगे तो विकर्ण कैसे होंगे, समद्विभाजित करेंगे। कैसे, लंबवत। आयत में कभी लंब समद्विभाजित नहीं करता, लेकिन वर्ग में लंब समद्विभाजित करता है। मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टी बोल चुके हैं अभी हम। ठीक है, मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टी बोल दी हैं वर्ग की। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, विकर्ण लंबवत समद्विभाजित करते हैं। और जब विकर्ण निकलेगा तो कोण यहाँ जो 90 डिग्री बनेगा वो समद्विभाजित करेगा, यानी 45 बढ़ जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, सारी बात समझ में आ रही होगी, क्लियर आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, क्लियर आप समझ पा रहे होंगे। अगर हम वर्ग के मध्य बिंदुओं से एक चित्र बनाए, अगर हम वर्ग के मध्य बिंदुओं को मिला दें तो कुछ नहीं बनेगा, वर्ग ही पलट के बन जाएगा। अगर हम वर्ग के मध्य बिंदुओं को मिला दें तो एक वर्ग की रचना होगी। किसकी रचना होगी, वर्ग की रचना हो जाएगी, याद रखिएगा। अगर हम वर्ग के मध्य बिंदुओं को मिला देते हैं तो एक वर्ग की रचना हो जाती है, और यही वर्ग की फिर वही पलट के प्रॉपर्टी इसमें भी लग जाएगी। अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें तो याद रखिएगा, परिमाप की बात करें तो चार भुजाओं का योग, ये ए और ये ए तो ये भी ए, ये ए तो ये भी ए। जब सारी भुजाएं बराबर हैं तो चारों भुजाओं का योगफल मतलब 4a, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए मतलब 4a। तो परिमाप निकल के आ गया, तो हम लिखेंगे वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4a। अब देखिए ए क्या है, भुजा है, याद रखिएगा। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो देखिए जरा, क्षेत्रफल आपका कॉमन भुजा लेनी है एक, ये कॉमन है तो हमने एक ले ली, ये कॉमन है तो हमने एक उठा ली, तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम विकर्ण की बात करें तो विकर्ण देख लीजिए कैसे बनेगा। ठीक है, विकर्ण देख लीजिए कैसे बनेगा। आइए विकर्ण कैसे बनेगा, तो देखिएगा, एक यहां पर इस प्रकार से एक वर्ग बनेगा पहले, और वर्ग का हम विकर्ण निकालेंगे तो एक त्रिभुज का निर्माण होगा। और कैसा त्रिभुज, तो याद रखिएगा ये समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि ये भुजा के बराबर होगी, एक त्रिभुज का निर्माण होगा। तो ठीक है, इस प्रकार से अगर इस त्रिभुज का निर्माण करेंगे आप तो आपको ये दोनों, ये भुजा इस भुजा के बराबर दिखाई देगी। अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वर्ग बन रहा है। तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा, विकर्ण मतलब कर्ण, तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर यानी कि विकर्ण बराबर, विकर्ण बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, आधार स्क्वायर मतलब फिर ए स्क्वायर। तो क्या मिलेगा यहाँ से 2a स्क्वायर, मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर हम इसको कर्ण को स्क्वायर को आप इस तरफ भेज दें तो क्या मिलेगा, विकर्ण बराबर, बताइए विकर्ण या कर्ण बराबर क्या मिलेगा, √2a स्क्वायर मतलब a√2। क्यों, क्योंकि स्क्वायर आप बाहर आ जाएगा तो मिलेगा a√2। तो ये आपका वर्ग का विकर्ण मिल जाएगा। क्लियर है, आपको सारी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी समझ आ रही होंगी, आशा करते हैं। ठीक है, तो अगर अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि ये हमारे लाभदायक है और हम थोड़ा मेहनत कर रहे हैं तो लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। आइए इसके बाद देखिएगा, अगर हम समचतुर्भुज का देखें, अभी हमने क्या देखा था, वर्ग, आयत, समांतर त्रिभुज, चतुर्भुज, और अब देखेंगे समचतुर्भुज। तो देखिए समचतुर्भुज होता क्या है, ये भी एक वर्ग की तरह होता है। इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, याद रखिएगा। इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं और एक वर्ग के निर्माण करता है। ठीक है, तो देखिएगा ये क्या है, ये आपका समचतुर्भुज है। क्या है, समचतुर्भुज। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये आपका समचतुर्भुज है। ये भुजा सारी भुजा आपस में बराबर होंगी। तो देखिए इसकी प्रॉपर्टी, प्रत्येक भुजा बराबर होती है और ठीक है, विपरीत कोणों का युग्म आपस में बराबर होता है। विपरीत कोणों का युग्म, अगर ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो बोलेंगे कोण ए बराबर कोण सी, यानी प्रत्येक जो युग्म होगा
जो प्रत्येक युग्म होगा वो कैसा होगा, विपरीत कोणों का युग्म आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। विकर्ण के बराबर नहीं होंगे, याद रखिएगा, विकर्ण के बराबर नहीं होंगे। तो कहेंगे आप, अगर ये D1 है विकर्ण, ये आपका D2 विकर्ण है, ये आपका क्या है, D2 विकर्ण है, ऐसे बना दें हम, तो वरना कंफ्यूज आएंगे। तो लिखेंगे विकर्ण आपस में बराबर नहीं होंगे, विकर्ण आपस में विकर्ण बराबर नहीं होंगे। ठीक है, विकर्ण आपस में बराबर नहीं होंगे, ये आप बात याद रखिएगा। जब विकर्ण बराबर नहीं है, ठीक है, तो एक दूसरे को लंब समद्विभाजक करते हैं विकर्ण एक दूसरे को। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, वर्ग में भी यही प्रॉपर्टी थी, यही आपकी समचतुर्भुज में है। इसका लंबवत समद्विभाजक कर रहा है विकर्ण, इसके लंबवत समद्विभाजक कर रहे हैं। तो देखिए जब लंबवत समद्विभाजक है तो यहाँ पर इसके विकर्ण भी लंब समद्विभाजक होंगे, लेकिन विकर्ण आपस में बराबर नहीं होंगे। जरूरी नहीं है कि बराबर होने के बाद ही लंब समद्विभाजक हो, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, विकर्ण कोणों का अर्थक करता है। अगर ये पूरा मान के चलते, अगर ये 90 है तो 45 बढ़ जाएगा, अगर ये पूरा 90 है तो 45 बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, क्लियर है। अगर हम चतुर्भुज के इस समचतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिला देते हैं तो एक आयत का निर्माण होगा, ये भी आप बात ध्यान दीजिएगा। अगर हम इनके मध्य बिंदु को मिला दें इस प्रकार से, अगर हम मिला दें, देखिएगा इसी फिगर में दिखा देते हैं। अगर हम इसके मध्य बिंदु को मिला देते हैं इस प्रकार से, ये मध्य बिंदु है, और इन मध्य बिंदु को मिला देते हैं तो एक क्या बनता है, एक आयत का निर्माण होता है। किसका आयत निर्माण होता है, एक आयत का निर्माण होता है। अगर इनके मध्य बिंदु को याद रखिएगा, आयत के मध्य बिंदु को मिलाने से समचतुर्भुज का निर्माण होता है, और समचतुर्भुज के मध्य बिंदु मिलाने से एक आयत का निर्माण होता है। तो आयत और समचतुर्भुज में कोई कॉमन पार्ट होगा, बिल्कुल है। वर्ग में इसके जो समचतुर्भुज का विकर्ण थे वो लंब समद्विभाजक कर रहे थे, ठीक है, और वर्ग के विकर्ण भी लंब समद्विभाजक कर रहे थे। तो वर्ग और समचतुर्भुज में कोई ना कोई कॉमन पार्ट होगा, याद रखिएगा। ठीक है, आयतों के कोण, जो आपके कोण थे, प्रत्येक कोण 90-90 बन रहा था, वर्ग में भी प्रत्येक कोण 90-90 बन रहा था, और समचतुर्भुज में भी प्रत्येक कोण 90-90 बट रहा है। ठीक है, तो देखिए ये तीनों में कोई कॉमन पार्ट होगा, बिल्कुल होगा। तो आइए देखते हैं, ठीक है, और यही आपका थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी आपको कॉमन पार्ट आपको समांतर चतुर्भुज में आपको दिखाई देती है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में दिखाई देती है, और जब ये समांतर चतुर्भुज में दिखाई देती है तो पूरी कैसे ये चतुर्भुज हैं। तो देखिए इनके बीच संबंध क्या है, तो लिखिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा। हेडिंग आपकी होगी, हेडिंग क्या होगी, समांतर चतुर्भुज आयत वर्ग एवं चतुर्भुज में क्या होगा आपका, देखिए समांतर चतुर्भुज आयत वर्ग एवं समचतुर्भुज में संबंध क्या होता है। ठीक है, देखिए अगर हम इसके संबंध की बात करें, रिलेशन बिटवीन रेक्टेंगल, रोम्बस, क्वाड्रिलेटर एंड स्क्वायर, देखिए यहाँ पर हम ऐसे हम बैनर बना लेते हैं। तो लिखेंगे, यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ लिखिएगा समांतर चतुर्भुज आयत वर्ग तथा समचतुर्भुज के बीच संबंध। ठीक है, अगर हम इनके बीच संबंध देखें तो देखिए ये पूरा क्या है, ये पूरा बॉक्स होगा, इसमें दो आपके वृत्त इस प्रकार से ड्रॉ होंगे। तो हमें क्या करना है, देखिएगा, अगर हम इसको आयत मान लेते हैं और इसको समचतुर्भुज मान लेते हैं, ठीक है, अगर हम इसको समचतुर्भुज मान लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हमने आयत मान लिया, इसको समचतुर्भुज मान लिया, तो देखिए क्या ये, और अगर हम इसको वर्ग मान लें, क्यों, यही बताते हैं कैसे। तो ये पूरा समांतर चतुर्भुज होगा, क्या होगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अब देखिए हमने बताया था कि आयत की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी वर्ग में भी है और वर्ग की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी समचतुर्भुज में भी है। तो कह सकते हैं वर्ग की प्रॉपर्टी आयत में भी है, वर्ग की प्रॉपर्टी आपकी समचतुर्भुज में भी है। तो ये जो कॉमन पार्ट है ये आयत का भी है और समचतुर्भुज का भी है। ये जो कॉमन पार्ट है वो इसमें आयत भी शामिल है और समचतुर्भुज भी शामिल है। तो आप बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे आप, कि वो जो आपकी आयत और समचतुर्भुज की जो प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी, वो वर्ग की प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो ये कॉमन पार्ट आपका वर्ग कहलाएगा। ठीक है, और ये आयत आपका समांतर चतुर्भुज होता है
वर्ग भी समांतर चतुर्भुज होता है और समचतुर्भुज भी आपका समांतर चतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज को आप समानांतर चतुर्भुज भी बोलते हैं, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राफ। ठीक है, पैरेललोग्राफ। आइए, ठीक है, क्लियर है। ये आपको इसके बीच संबंध आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वर्ग का कुछ प्रॉपर्टी आयत में भी सम्मिलित है, वर्ग की कुछ प्रॉपर्टी समचतुर्भुज में सम्मिलित है। बैक क्लास देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं। ठीक है, आपसे कल मिलते हैं। ठीक है, आज क्वेश्चन श्रृंखला तीसरी आपकी होगी और चलते हैं, विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।